हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस क्राइम का घटना को सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी ही दर्दनाक घटना है ये। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहते हुए 13 से 14 साल हो चुका है। लेकिन उसके बाद उसी पति ने अपने पत्नी के साथ जो हैवानियत करता है, इसे सुनने के बाद हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाता है। जो कोई व्यक्ति एक महिला के साथ इतना दिन गुजर जाने के बाद रहने के बावजूद भी कैसे इस तरीके का घटना को अंजाम दे सकता है, वो व्यक्ति भी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। दरअसल घटना है हैदराबाद का ही एक जगह है, जिस जगह का नाम है, मतलब जिला है, रंगारेड्डी जिला। और इसी रंगारेड्डी जिला के अंदर एक परिवार है। परिवार जो है फौज का है, यानी भारतीय सेना का एक सेना है, उसके घर है। और उसके घर में सब सब लोग हैं, पत्नी है। और उस सेना का नाम है गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति जो है अपने पत्नी दो बच्चे के साथ एक जगह पर रहता था, उसी रंगारेड्डी जिला के अंदर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच गुरुमूर्ति को लगा जो अपने पत्नी को वक्त देने नहीं दे पा रहा है, यानी नहीं दे पा रहा है अपने परिवार को। गुरुमूर्ति का जिस महिला के साथ शादी हुई थी, उस लड़की का नाम है वेंकट माधवी। वेंकट माधवी और गुरुमूर्ति का शादी को करीब 13 साल हो चुका था। दो बच्चे भी हैं, एक लड़का है एक लड़की है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन इसी बीच गुरुमूर्ति को लगने लगा जो मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ काम के सिलसिले में। इसीलिए वो जो भारतीय सेना है उससे छुट्टी ले लेता है, परमानेंट और नौकरी छोड़ देता है। अब छोड़ने के बाद परिवार को टाइम देने लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ गुरुमूर्ति को, जो ऐसे तो कब तक चलेगा, आगे की जिंदगी के लिए कामकाज तो करना पड़ेगा, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। तो इसीलिए वो फिर से एक जगह ज्वाइन करता है। वो भी सरकारी डिपार्टमेंट होता है, डीआरडीओ। डीआरडीओ एक सरकारी विभाग में, दरअसल वो एक डीआरडीओ बोले तो जासूस आप कह सकते हो, ऐसे डिपार्टमेंट है। उसको ज्वाइन कर लेता है और उसको आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड, गुरुमूर्ति का बैकग्राउंड जो है सेना से जुड़ा हुआ है। पूरे डॉक्यूमेंट्स सामने रखता है डीआरडीओ के सामने, इसीलिए उसे इस डीआरडीओ में आसानी से नौकरी मिल जाती है। अब उस नौकरी को पाने के बाद ठीक है, खुश है सब, सही से चल रहा था। लेकिन बीच बीच में पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। झगड़ा होने की वजह जो थी, गुरुमूर्ति का कहना है, जब पूरा जांच पड़ताल हुआ, गुरुमूर्ति का कहना है जो पत्नी आए दिन अपने मायके जाने का जिद करती थी, इसी से मैं परेशान हो जाता था। इसी वजह से हम दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। चलो ये तो एक पारिवारिक है, घरेलू मसला है, हर घर में होता है, हर परिवार में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब बन जाता है जब वो वेंकट माधवी कुछ समय पहले घर से गायब हो जाती है। गायब कब हुई थी? गायब करीब 5 से 6 दिन हो चुका था। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। घर के जो 2 बच्चे थे वो कहाँ पर थे, पति क्यों नहीं ढूंढ रहा था, ये सारे मसला अब जब पुलिस के सामने रखा गया तो पुलिस भी हैरान हो जाता है, जो ये कैसे परिवार है, एक महिला हफ्ता भर से गायब है, फिर भी इस परिवार को, उस महिला को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं किया। दरअसल मामला तब आता है जो वेंकट माधवी है, उसके माता पिता से वो हर रोज बातें किया करती है। शादी को 13 साल बीत जाने के बावजूद भी। वैसे मैं भी बता दूं, मेरे एक बहन है, बड़ी बहन है, वो भी 2 टाइम सुबह शाम अपने माँ से बात ज़रूर करती है। सुबह भी एक बार कॉल करके बात करती है, फ़ोन करती है, और शाम को भी एक बार करती है। अच्छा है, ऐसा जुड़ाव लगा रहना चाहिए। भले ही शादी हो गई, माँ है आखिर, माँ भी वही करती है। अगर बेटी का फ़ोन नहीं आती तो वो खुद से करती है मेरी माँ, और जो मेरी बहन है उससे फ़ोन करती है और बातचीत करती है, बेटा तुम्हें इतना टाइम हो गया, फ़ोन क्यों नहीं किया। वैसे माधवी, वेंकट माधवी भी जो है, और माधवी के माता पिता, अगर माधवी का फ़ोन नहीं जाते तो माधवी का माता पिता ज़रूर करते, जो इतना वक्त हो गया आज फ़ोन क्यों नहीं आया। 16 जनवरी को
16 जनवरी को जब माधवी का फ़ोन नहीं जाता, तब माँ को थोड़ा डिस्टर्ब हुई, माँ को थोड़ा परेशानी हुई, जो आज माधवी ने फ़ोन नहीं किया। तो माधवी का पिता से बातचीत हुआ, तो माधवी का पिता ने कहा शायद किसी काम के वजह से बिज़ी होगी, वैसे त्योहार गया और वो आ नहीं पाई काम की वजह से, तो बिज़ी होगी। लेकिन माँ का दिल है ना, मानते नहीं। माँ को बेचैनी बढ़ी, जो चलो ठीक है, काम की वजह से आ नहीं पाई, बिज़ी होगी, और एक फ़ोन तो कर सकती है। ऐसे तो कभी हुआ नहीं जब से उसकी शादी हुई है, और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। माँ थोड़ा और ज़्यादा परेशान हुई। लेकिन उनके 2 बच्चे हैं, वो दूसरे घर में गए, तो दूसरे रिलेशन में गए हुए थे, रिश्तेदार के वहाँ। रिश्तेदार के वहाँ जाने की वजह भी थी, क्योंकि 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, मकर संक्रांति त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। इसीलिए वो दोनों बच्चे जो है अपने फूफी के घर गए हुए थे, यानी एक लड़की एक लड़का जो है गुरुमूर्ति का बहन के घर में गए हुए थे, जो मकर संक्रांति का त्यौहार हम अपने फूफी के वहाँ मनाएंगे। तो इसीलिए दोनों बच्चे चले गए थे। पत्नी जो माधवी वेंकट माधवी है, वो भी जाना चाहती थी, लेकिन पति के नाराजगी की वजह से वो जा नहीं पाती। 16 जनवरी आ जाता है, बेटी का फ़ोन नहीं जाते माँ के पास, माँ परेशान होता है। फिर 17 जनवरी आता है, 18 जनवरी आता है। जब 18 जनवरी को भी फ़ोन नहीं लगता, उससे बीच में जो है जब बेटी का फ़ोन नहीं लग रहा था वेंकट माधवी का माता पिता जो है, खास करके माँ अपने दामाद गुरुमूर्ति को फ़ोन करती है और कहती है, बेटा तुम अपने बीवी से बात करा दो, मेरी बेटी से बात करवा दो, वेंकट माधवी से बात करा दो, क्योंकि मैं कल से ट्राई कर रही हूँ, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, और कम से कम एक बार बात करा दो। तो गुरुमूर्ति जो कहता है, जो मैं तो अभी माँ जी मैं अभी बाहर हूँ, मैं घर जाके बात करवाता। ये करके एक दिन और चला जाता है। 18 जनवरी आ जाता है। जब 18 जनवरी को भी गुरुमूर्ति अपने पत्नी से सास से बात नहीं कराते, तब जो है सास को अटपटा सा लगा। सास को लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, जिसके चलते मेरी बेटी मुझे फ़ोन नहीं कर रहे, मेरी बेटी का फ़ोन नहीं लग रहा है, और मेरा जो दामाद है गुरुमूर्ति मेरी बेटी से बात नहीं करा रहा है। क्योंकि माँ को पता थी कि उनके जो लड़की के 2 बच्चे हैं, उनके फूफी के वहाँ गए हुए हैं। इसीलिए जो वेंकट माधवी का माँ है, अपने पति को लेकर, यानी वेंकट माधवी का पिता को लेकर दामाद के घर पहुंच जाता है। दामाद के घर पहुंचने के बाद माधवी के बारे में पूछताछ करते हैं, जो कहाँ है माधवी, तुमको मैं 2 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, तुम भी बात नहीं करा रहे हो। तब जो है गुरुमूर्ति कहता है, मैं इस बात को आप लोगों को कहना नहीं चाहता था। दरअसल बात यह है, माधवी घर छोड़ के कहीं चली गई है। इसे सुनने के बाद तो दोनों हैरान हो जाते हैं, माधवी के माता पिता। कब गए, 3-4 दिन का बात बताता है, जो 16 जनवरी को, तब 18 जनवरी 19 जनवरी आ चुका था। जो 16 जनवरी को हम दोनों के बीच में थोड़ा अनबन हुई, वो आप लोगों के पास जाना चाहती थी, दोनों बच्चे भी घर पर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा जो तुम भी चला जाओगे तो मैं अकेला घर पे कैसे करूँगा, खाना वाना कैसे खाएंगे, कौन पकाएगा, दोनों बच्चे भी नहीं है, तुम भी जाना चाहती हो। इस वजह से थोड़ा बहुत हम दोनों में अनबन हुई, और वो घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली गई, 3 से 4 दिन हो रहे, और गुरुमूर्ति ऐसा हिसाब से जवाब दे रहे थे, जिससे माधवी की माँ को थोड़ा शक हुआ, जो मेरा दामाद कुछ ना कुछ छुपा रहे, और ये जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, मामला कुछ ऐसा नहीं है, कुछ और है। तो इसीलिए माधवी का जो माँ है, पिता है, उन दोनों ने अपने दामाद को कहा, तो तुमने हम लोगों को बताया नहीं, तुमको ढूंढना चाहिए, शिकायत करना चाहिए। तो इसमें गुरुमूर्ति कहता है, मैं हर रिश्तेदार को फ़ोन किया, किसी के पास वो गई नहीं। माँ बाप और ज़्यादा चिंता करने लगा, जब किसी के पास गया नहीं तो तुमको तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, ना जाने मेरी बेटी कहाँ है। मेरी बेटी तो हम लोग के घर में भी नहीं है, और वो कहाँ जा सकती है, एक अकेली औरत। दामाद को समझाया, दामाद भी अब समझदार था, इसीलिए दामाद ने जो है अपने सास ससुर के साथ मिलकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जिस इलाका में रहते थे उस इलाका के पुलिस स्टेशन जाते हैं, और जाने के बाद अपने पत्नी वेंकट माधवी के बारे में सब कुछ बताते हैं। बताने के बाद अब पुलिस वाले पूछता है, जो भाई ऐसा भी क्या झगड़ा हो गया जो चले गए। गुरुमूर्ति एक बहाना बना दिया, नाटक बना दिया, जो इस वजह से
हम दोनों के बीच में थोड़ा अनबन हुई और मैं काम पे चला गया। आकर देखा कि पैन कार्ड माधवी नहीं है। मुझे पता था इनके मायके वहाँ चली गई, लेकिन मेरे सास ससुर जो है खुद से फ़ोन करके पूछ रहे और वो लोग तो यहाँ आ गए, उन लोग के वहाँ पे गए नहीं। पुलिस गुमशुदगी का मिसिंग कंप्लेन दर्ज करता है और पुलिस आश्वासन देता है, चलो ठीक है हम लोग पता करते हैं। पता करने की बात करके पुलिस जो इस मामले को जो है ठंड अवस्था में एकदम जांच पड़ताल कर रहे थे। एक 35 वर्षीय माधवी का जो उम्र है 35 साल थी और वही गुरुमूर्ति 45 साल का होता है। अब पुलिस भी सोचता है अब पति पत्नी का विवाद है, कहीं गए होंगे, दो सहेली के वहां जाकर रुक गई होगी, आ जाएंगी, दो बच्चों की माँ है, 35 साल उम्र है, कहाँ जा सकती है। लेकिन यहाँ पर दिन बीत रहा था। वेंकट माधवी का जो माता पिता है, खास करके माँ को तो चैन ही नहीं हो रहा था जब तक वो अपनी बेटी को देख ना लेती, बेटी से बात ना हो जाती। वेंकट माधवी के माँ जो है बार बार पुलिस के चक्कर काट रहे थे, जो मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मेरी बेटी कहाँ है, मुझसे एक बार बात करवा दीजिए। तभी पुलिस को लगने लगा वाकई मामला कुछ और है। ये गुरुमूर्ति जो है जिस हिसाब से तहरीर दिया और वो पता करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था गुरुमूर्ति अपनी पत्नी के बारे में। इतना दिन गुजर गया, 21 जनवरी आ जाता है। जब 21 जनवरी आ जाता है तब पुलिस को लगा जो इस मामले में थोड़ा देखना चाहिए। अब सीरियस तरीके से जो है पुलिस वाला वेंकट माधवी के बारे में पता करने की कोशिश करता और गुरुमूर्ति से फिर से कुछ सवाल करता है। जब दोबारा फिर से सवाल जवाब होता है तब गुरुमूर्ति जो है थोड़ा, गुरुमूर्ति का जो जवाब है थोड़ा इधर उधर होने लगा। यानी पहला पूछताछ से गुरुमूर्ति ने कुछ और बताया था, फिर दूसरे पूछताछ से गुरुमूर्ति कुछ और बता रहे, जबकि सवाल वही था जो पहला दिन का सवाल था। दूसरा बार जब पूछा जा रहा है गुरुमूर्ति कुछ अलग कहता है। इसमें पुलिस को जो है गुरुमूर्ति के ऊपर शक हो जाता है और ऐसे सास ससुर जो है दामाद को लेकर भी थोड़ा शक जताया था, जो हमें तो लगता है दामाद ने कुछ कर दिया, दामाद मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसीलिए पुलिस जो है गुरुमूर्ति को शक करते हुए गुरुमूर्ति से कुछ पुलिसिया अंदाज में सवाल जवाब करने लगे। जब पुलिसिया अंदाज में सवाल जवाब करने लगे, आखिरकार गुरुमूर्ति कह देता है, जो माधवी आप इस दुनिया में नहीं है उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। अब एक सेना में काम करने वाला इंसान जब इस तरीके का जवाब देता है, पुलिस भी हैरान हो जाता है। जिनको कानून के बारे में, कानून के कायदे कानून के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी वो जिस हिसाब से कह रहे हैं, क्या उसने वाकई माधवी के साथ कुछ किया है? पुलिस पे शक देता है। आखिरकार वो सेना गुरुमूर्ति सब कुछ उगल देता है और बता देता है, हाँ माधवी अब इस दुनिया में नहीं है का मतलब माधवी को मैं मार दिया और उसे मार कर मैं, एक झील है, झील के बारे में बताता है, जो उस झील में मैं फेंक दिया। सुनने के बाद ही जो है माधवी के जो माता पिता है रो रो के बुरा हाल। फिर उसके बाद दोनों बच्चों को भी पूछा जाता है। दोनों बच्चे से जब बातचीत होती है पुलिस का, दोनों बच्चों को तो पता भी नहीं था जो उनकी माँ की मौत हो गया और मारने वाला उसका पिता है। अब गुरुमूर्ति से, जब गुरुमूर्ति अपना जुर्म कबूल कर लिया तो गुरुमूर्ति से पूछता है, भाई आखिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा और किस तरीके से मारा? मारने का वजह भी बता दो और कैसे मारा ये भी बता दो। तुम तो जानते ही हो, तुमने जब गुनाह कबूल कर लिया, अगर तुमने आसानी से नहीं बताया तो तुम जानते हो पुलिसिया अंदाज क्या होता है, पुलिस किस हिसाब से सच्चाई तुमसे उगलवा सकता है। आखिरकार गुरुमूर्ति सब कुछ पुलिस के सामने बयान कर देता है। गुरुमूर्ति कहता है, कुछ दिनों से मेरी पत्नी जो है अक्सर मायके जाती है और जाने का जिद करती है। जब भी मना करता हूँ, मैं उन लोगों को टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए मैं सेना का काम छोड़कर DRDO में ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके बावजूद भी मेरी पत्नी जो है घड़ी घड़ी मायके जाना चाहती है और 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का त्यौहार था वो जाना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ रोक देता हूँ। बच्चे दोनों पहले से ही मेरे बहन के वहाँ चले गए थे, अब वो भी चली जाती तो मैं अकेला हो जाता, इसीलिए मैं जाने के लिए रोक लगाया। तो इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ। झगड़ा होते होते मुझे गुस्सा आया, मैं वेंकट माधवी का गला दबा देता हूँ और इतना तेज गला दबा देता हूँ कि माधवी का मौत हो जाती है। जब माधवी का मौत हो जाता तब मुझे एहसास होता है, ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, मैंने तो एक मर्डर कर दिया, वो भी अपनी पत्नी का। जब इसके मौत हो जाता है मैं काफी टाइम से सोचता हूँ जो मैं करूँ तो क्या करूँ।
अब इस बॉडी को तो ठिकाना लगाना है, नहीं तो मैं फँस जाऊँगा, मेरा जेल हो जाएगा, मेरे बच्चे लोगों का क्या क्या होगा? मैं अपने बच्चे लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगा, जो मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला? तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया, क्यों ना मैं अपनी पत्नी के बारे में लोगों को बताऊँगा, जो ये कहीं भाग गई है, इसका किसी के साथ चक्कर थे, मौका ढूँढ रहे थे, बच्चे दोनों घर पर नहीं था, मौका देखकर ये फरार हो गई। मैं ये प्लान सोच लेता हूँ और इससे सोच के, लेकिन उससे पहले तो बॉडी को ठिकाने लगाना है और एक इंसानी बॉडी को जिस इलाका में मैं रहता हूँ उस इलाका से बाहर ले जाना, उसको ठिकाना लगाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इसीलिए मैं काफ़ी टाइम सोचने के बाद मैं माधवी का, मेरी पत्नी का बॉडी को पहले टुकड़ा करता हूँ, बाथरूम में ले जाता हूँ। बाथरूम में ले जाने के बाद टुकड़ा करता हूँ। जो भी उसके शरीर से खून वगैरह निकला था उसको मैं पानी से धो डालता हूँ। फिर बॉडी का जो पार्ट्स किया था अलग अलग, उसको भी मैं धो डालता हूँ। धो डालने के बाद अब सोचता हूँ, जो अगर मैं इस हालत में भी इसका बॉडी थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में मैं फेंक दूँ, तो भी 2-4 दिनों में अगर पता लग जाएगा, किसी के नज़र में आएगा, तो इसके सब टेस्ट होगा तो पकड़ में आ जाएगा जो ये माधवी का बॉडी है। इसीलिए मेरे घर में एक प्रेशर कुकर रखा हुआ है किचन में, और हर घर में होता है, हर घर में एक कुकर रहता ही है। उस प्रेशर कुकर के ऊपर मेरे नज़र पड़ जाता है, फिर मेरा दिमाग दौड़ने लगता है, क्यों ना माधवी का जो बॉडी का अंग है, बॉडी का जो पार्ट्स है, उसी प्रेशर कुकर में मैं उबाल लूँ। उबालने के बाद ना तो बदबू आएगी बॉडी का सड़ने का, और उबाल लेने के बाद इसे मैं अगर किसी जगह में फेंक दूँ तो इसको आसानी से जंगली जानवर खा जाएंगे और इसका नामो निशान नहीं रहेगा, और ना ही पुलिस इसका बॉडी कभी ढूंढ पाएंगे। इसी के चलते जो है, मैं माधवी का बॉडी जो अलग अलग पार्ट्स किया था उसको मैं उसका मांस निकालता हूँ, मांस को प्रेशर कुकर में रखता हूँ, और 3 दिन तक 16 जनवरी को ही मैं इस काम को अंजाम दे चुका था। 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक मैं मांस को पकाता रहा, उबालता रहा। उबाल के थोड़ा थोड़ा करके मेरे घर से थोड़ी दूर में एक झील है, उस झील में ले जाकर मैं मांस को फेंक देता हूँ, कि कोई वो बहुत पुराना झील है, बड़ा झील है, उसमें बड़े बड़ा मछली के अलावा भी जंगली जानवर भी हो सकता है, और अगर उबला हुआ है तो लोग आसानी से इस मांस को खा जाएंगे माधवी का। अब पुलिस पूछता है, चलो ठीक है, तुमने मांस को अलग किया, पकाया, उबाला, फिर फेंका, लेकिन जो माधवी का हड्डी है उसका तुमने क्या किया? क्योंकि हड्डी भी मिल जाए तो उससे पता चल जाएगा, सबूत मिल जाएगा। तो इसमें गुरुमूर्ति जो बात बताता है, पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाता है। गुरुमूर्ति बताता है, मैं माधवी का जो हड्डी को है उसको पहले टुकड़ा करने की कोशिश करता हूँ, भारी वस्तु से, भारी धारदार हथियार से। टुकड़ा तो होता है, लेकिन फिर उसके बाद मैं उसको मशीन से उसको पीस लेता हूँ। पीसने के बाद उसका पूरा चूरन बना लेता है। हड्डी को भी चूरन बना लेने के बाद, क्योंकि बड़े इत्मीनान से उसे पता था उसके घर में कोई आने वाला नहीं है, दोनों बच्चे फूफी के वहाँ हैं, यानी अपनी बहन के वहाँ हैं, तो बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी इत्मीनान के साथ 3 दिनों तक मांस को उबाला, हड्डी को मशीन से पिसवा के चूरन बना लिया, फिर उसके बाद आसानी से उस झील में जाकर फेंक दिया। उस झील में जाकर किस्तों में फेंकता रहा। आसपास वाले को कुछ भनक नहीं लगा, लेकिन माधवी का माता पिता जब आता है तब ये पूरा खुलासा होता। अब पुलिस को लगा, पुलिस उसके कहने पर अब पुलिस उस बॉडी को ढूंढने लगा, उस झील में गोताखोरों को लगवाया, जो कुछ तो मिल जाए जिससे सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाए। लेकिन जांच पड़ताल तो हो रहा है, उस माधवी का अभी तक कुछ भी सबूत नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम उस घर में आता है जिस घर में गुरुमूर्ति ने माधवी को टुकड़ा किया था, उसका खून बहाया था बाथरूम से। सारे फॉरेंसिक टीम जो है सबूत जुटाने की कोशिश की जाए, थोड़ा बहुत भी कहीं भी खून का छींटा मिल जाए, या उस प्रेशर कुकर को भी फॉरेंसिक टीम जांच के लिए भेज दिया, जिस प्रेशर कुकर में माधवी का मांस पकाया, उबाला है 3 दिनों तक। लेकिन फॉरेंसिक टीम को भी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि गुरुमूर्ति जो है इस तरीके से इस क्राइम को अंजाम तक पहुंचाया। बड़े बड़े पेशेवर क्रिमिनल होता है इस तरीके को अपनाता नहीं है। गुरुमूर्ति बड़ी ही प्लानिंग के साथ, बड़ी इत्मीनान के साथ इस क्राइम को अंजाम दिया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो, वो हड्डी को भी चूरन बनाकर झील में फेंक देता है। हो सकता है उससे कुछ सबूत ना मिला, और झील भी बहुत
पुराना है, ओल्ड है और उस झील को कोई यूज़ नहीं करता है। इसीलिए उस झील में जंगली जानवर भी बहुत है, बड़े-बड़े मछली है, तो आसानी से वो लोग खा खा लिया होगा। अगर कुछ सबूत नहीं मिलता तो ऐसे केसेस में अदालत को मुजरिम करार देना, सज़ा देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कबूलनामा तो है, कबूलनामा अदालत और पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया है मुजरिम ने, गुरुमूर्ति ने, ये कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि अदालत को सबूत चाहिए होता है। अगर सबूत नहीं मिला तो गुरुमूर्ति को सज़ा नहीं दे पाएगा। अब वो उस पुलिस का काम है सबूत जुटाना, चार्जशीट में क्या-क्या दिखाता है, उसके हिसाब से ही गुरुमूर्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये पूरा घटना उस इलाका में घटने के बाद जो है, उस इलाका के लोग जो है सन्न रह गया। जो शादी को 13 साल हो जाने के बावजूद भी एक पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो भी एक सेना में काम करने वाला, सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए इंसान, जबकि उनको सारे कुछ पता है जो एक क्राइम के, खास करके मर्डर के सज़ा क्या होती है। तो ये था वो पूरा मामला। इस मामले के बारे में, इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।